नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है। भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं, जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं, जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिटेल एंड ई कॉमर्स पार्ट 1 पर चर्चा किया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे तो तुरंत देख ले इसके पहले का वीडियो, ताकि ये वीडियो में जो जानकारी दे रहे वो आपको आसानी से समझ आ सके। तो चलो शुरू करते हैं रिटेल एंड ई कॉमर्स पार्ट 2। सरकारी पहल 2014 से भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और इनोवेशन फंड नामक विभिन्न पहलों की घोषणा की है। ऐसे कार्यक्रमों के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन से देश में ई कॉमर्स के विकास में सहायता मिलने की संभावना है। भारत में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं। गवर्नमेंट आई मार्केटप्लेस (GeM) भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक समावेशी, कुशल और पारदर्शी मंच बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। खरीद गतिविधियों को निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी तरीके से पूरा करें। FY23 में सरकारी पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद रुपये 2 लाख करोड़ का आंकड़ा को पार कर गई। नवंबर 2022 तक GeM पोर्टल ने रुपये 12 मिलियन के ऑर्डर दिए हैं। 63 खरीदार संगठनों के लिए 6 मिलियन पंजीकृत विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से 335 करोड़। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खुदरा विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, कथित तौर पर कैटलॉगिंग, विक्रेता खोज के लिए प्रोटोकॉल सेट करने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC का उपयोग करने की योजना बना रहा है। और कीमत की खोज। विभाग का लक्ष्य देश और उसके नागरिकों के व्यापक हित में ई कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र का इष्टतम उपयोग करने के लिए सभी बाजार खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय खुदरा नीति। सरकार ने अपनी प्रस्तावित राष्ट्रीय खुदरा नीति में 5 क्षेत्रों की पहचान की थी: व्यापार करने में आसानी, लाइसेंस प्रक्रिया का युक्तिकरण, खुदरा का डिजिटलीकरण, सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना और डिजिटल वाणिज्य के लिए एक खुला नेटवर्क, जिसमें कहा गया था कि ऑनलाइन खुदरा और ई वाणिज्य को समग्र तरीके से प्रशासित करने की आवश्यकता है। जुलाई में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 ने ई कॉमर्स कंपनियों को उत्पाद लिस्टिंग के साथ मूल देश प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कंपनियों को उन मापदंडों का भी खुलासा करना होगा जो उनके प्लेटफॉर्म पर उत्पाद लिस्टिंग निर्धारित करने के पीछे जाते हैं। सरकारी ई मार्केटप्लेस GeM ने अक्टूबर 2019 में सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए कैशलेस, पेपरलेस और पारदर्शी भुगतान प्रणाली की सुविधा के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता MoU पर हस्ताक्षर किए। डिजिटल इंडिया आंदोलन के तहत सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए उमंग, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम आदि जैसी विभिन्न पहल शुरू की। अक्टूबर 2020 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप को सार्वजनिक खरीद पोर्टल GeM पर पंजीकरण करने और सरकारी संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों को सामान और सेवाएं प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया। अक्टूबर 2020 में 2016 के समकारी लेवी नियमों में संशोधन करते हुए सरकार ने भारत में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए स्थायी खाता संख्या PAN रखना अनिवार्य कर दिया। इसने वित्त वर्ष 2011 के बजट में अनिवासी ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की डिलीवरी पर 2% कर लगाया। ई कॉमर्स में विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ई कॉमर्स मार्केटप्लेस मॉडल में FDI की सीमा को 100% B2B मॉडल में तक बढ़ा दिया है।
5G के लिए फाइबर नेटवर्क शुरू करने में सरकार द्वारा किए गए भारी निवेश से भारत में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इंडस्ट्री सिनेरियो। भारतीय ई कॉमर्स उद्योग के 2030 तक जीएमवी 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। शहरीकरण, आय वृद्धि और एकल परिवारों में वृद्धि जैसे सामाजिक, जनसांख्यिकीय और आर्थिक कारकों के कारण भारतीय खुदरा बाजार 2032 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। दूसरी ओर भारतीय ई कॉमर्स उद्योग के 23% CAGR से बढ़ते हुए 2030 तक $350 अरब के आंकड़े को पार करने की उम्मीद है। 2021 में भारतीय ई कॉमर्स बाजार का सकल व्यापारिक मूल्य 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। ई कॉमर्स और उपभोक्ता इंटरनेट कंपनियों ने 2022 में PVC फंडिंग में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए, जो 2020 में जुटाई गई राशि 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग 2 गुना है। भारत 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खुदरा बाजार बन जाएगा, जिसका अनुमानित वार्षिक सकल माल मूल्य 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। भारतीय खुदरा बाजार काफी हद तक असंगठित है। हालांकि अगले 3 से 5 वर्षों में आधुनिक खुदरा ई कॉमर्स सहित की हिस्सेदारी बढ़कर 30-85% हो जाएगी और पारंपरिक खुदरा की हिस्सेदारी घटकर 65 से 70% हो जाएगी। आय वृद्धि। अनुमानित 2019 और 2030 के बीच औसत घरेलू आय में 40% की बढ़ोतरी। बढ़ती खपत। 2030 तक $6 टन भारत के उपभोग व्यय तक पहुंचना। सतत शहरीकरण। 2030 तक 40% भारतीय शहरी निवासी होंगे। प्रति व्यक्ति खपत 4.3 गुना बढ़ जाएगी, जबकि शहरी भारत में 3.5 गुना। पारिवारिक संरचना में बदलाव। 2019 में एकल घरों का अनुपात 69% से बढ़ने की उम्मीद है, 2030 तक 76%। संयुक्त परिवारों की तुलना में एकल परिवार प्रति व्यक्ति 30% अधिक खर्च करते हैं। भारत में प्रमुख विदेशी खुदरा विक्रेता वॉलमार्ट स्टोर्स इंक US, इकिया स्वीडन, डेकाथलन फ्रांस, H&M, हेंस एंड मॉरिट्स, AB स्वीडन, मार्क्स एंड स्पेंसर UK, वीरांगना US, एडिडास जर्मनी, रिचमोंट ग्रुप स्विट्जरलैंड, यूनिक्लो जापान, नाइकी, पूमा, टेस्को वगैरह। हम इस प्रकार भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर निवेशकों को वित्तीय मुक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम सभी इसके लाभ उठा सकते हैं, चाहे हम इंट्राडे करें या फिर लॉन्ग टर्म में निवेश करें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे साथ यह जानकारी साझा की। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।